फिर आज हम क्लास में नहीं बल्कि इसके स्वयं पे मिल रहे होते हैं। हमारे इलाके में वो एक था, 4 भाई थे, 3 अकलमंद थे, एक जरा बॉडी बिल्डर और बेवकूफ था। तो जब उसके घर में डकैत घुसे, घर दरवाजा खुला, घर के अंदर घुस गए, तो वो 3 ने सारा सामान ला के रख दिया। चौथा आया, उसने देखा ये सब कुछ हो रहा है, बॉडी बिल्डर, फुल जिम का ट्रेनर, उसने बोला ऐसी की तैसी हूँ। वो भाई वो सामान कुछ हाथ आया, वो लेके गए, गोली मार के गए, 2 गोलियां कमर में लगी, पैरालाइज हो गया। फिर पता नहीं क्या क्या मसला हुआ, बेड सोर हो गए, 6 महीने में डेथ हो गई। जवान, मेरे ख्याल 20-22 साल की उम्र थी उसकी। सॉरी, जी जी, अभी कह रहा है असली स्टोरी। अबे तो मैं क्या वेब सीरीज की स्टोरी मेरे इलाके में। 12, तो दीज आर ब्यूटीज व्हेन यू लिव इन कराची, ठीक है। एडवेंचर के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कभी एडवेंचर हो जाएगा आपका। चलिए मैं शुरू करते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन का चैप्टर। बेटा ये चैप्टर बहुत सारे बच्चों को इस चैप्टर के बारे में इल्म ही नहीं होता, क्योंकि जब आप ये चैप्टर पढ़ते हैं, हम तो इसे एज अ टॉपिक पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आप टेक्स्ट बुक से रीड करते हैं तो एक चैप्टर जो मैंने बताया था, ये रिडॉक्स, स्पीड और ये रिवर्सिबल रिएक्शन का चैप्टर एक यूनिट में आता है। तो आपको बुक के आखिर के इस यूनिट के 3 पेजेस आखिर में इस टॉपिक पे लिखे हुए मिलते हैं। अलग से कोई बड़ी हेडिंग नजर नहीं आती, जिसकी वजह से आप कहते हैं यार ये तो वही स्पीड वाली बात ही चल रही है। तो बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसे देखे कि स्पीड और रिएक्शन के चैप्टर को समझते हैं कि वो भी यही चैप्टर है। अच्छा, मजे की बात यह है, जब हम पढ़ेंगे ना तो बहुत ज्यादा सिमिलर भी लगेगा आपको, लेकिन सिमिलर नहीं है इसलिए अलग से पढ़ा रहा हूँ, वरना बावली तो है नहीं कि एक ही चीज 2-2 बार पढ़ते हैं। तो बेटा बच्चा नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं रिवर्सिबल रिएक्शन का। ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन इससे एमसीक्यू आता है। और चूंकि ये टॉपिक कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा, इसलिए एमसीक्यू थ्योरी में मुझे याद नहीं आता, कभी भी आया हो थ्योरी में नहीं आता, या अगर थ्योरी में आया भी तो उस तरह का ही आया जैसे एमसीक्यू, 1 नंबर का जवाब, ठीक है। कोई एक्सप्लेनेशन वाला क्वेश्चन मुझे याद नहीं आ रहा कि थ्योरी में कभी भी इसका आया है। क्यों नहीं आता? क्योंकि इसके एक्सप्लेनेशन का सही क्राइटेरिया ओ लेवल पर डिस्कस भी नहीं हो रहा है। असल तो इसको बस आपको अप्लाई करना सीखना है, जो हम इसमें सिखाएंगे आपको। तो ज्यादातर आप एक्सपेक्ट यही कर सकते हैं कि ये न्यूमेरिकल सॉरी पेपर 1 में या आपकी जो थ्योरी में भी एक एक नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें पूछा जाएगा। चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है रिवर्सिबल रिएक्शंस। तो इस चैप्टर में पहले हम 2 बातें कर लेते हैं केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड। पहली बात बेटा, एक टर्म है इर्रिवर्सिबल रिएक्शंस, और उसके साथ एक टर्म है कंपैरिजन में रिवर्सिबल रिएक्शन। अब बेटा यहां समझना, और आपने अब्दुल शकूर भाई पूरी कोशिश करनी है कि बात को लिंक कर सके। नया टॉपिक सब बराबर है, ठीक है जी। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शंस की ये 2 टर्म। देखो अब तक केमिस्ट्री में जितने भी रिएक्शन, रिएक्शन का वर्ड सुना है कभी? वर्ड रिएक्शन सुना है कभी? रिएक्शन किसे कहते हैं कि जब आप कोई एक चीज बिल्कुल इंटायरली दूसरी चीज में तब्दील हो जाए, इसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो आप केमिस्ट्री में आज तक जितने भी केमिकल रिएक्शंस पढ़ते आए हैं, उनमें आप क्या देखते हैं? उनमें आप ये देखते हैं कि वी हैव सम रिएक्टेंट्स। हमारे पास कुछ कोई भी XYZ मटेरियल होता है और हम उसे रिएक्ट कराते हैं, और वो रिएक्ट होकर कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाता है किसी और चीज में, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। और बस रिएक्शन खत्म हो जाता है। ये इक्वेशन लिखी हुई देखिए कहीं पर केमिस्ट्री में, तो कोई भी किताब खोलेंगे तो इस तरह एरोज आपको लिखे हुए नजर आते हैं। केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं? वो चेंज जिसमें एक चीज दूसरे में तब्दील हो जाए विद न्यू प्रॉपर्टीज, तो इसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो अब केमिकल रिएक्शन में ये वाली वैरायटी, कौन सी वैरायटी है जो आप पढ़ते आ रहे हैं बेटा? ये वो वैरायटी मैं डिफाइन करने जा रहा हूँ, लिखवाऊंगा भी, कि ये वो रिएक्शंस हैं जिनमें रिएक्टेंट तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। ऐसा ही आप मेरे साथ याद कर सकते हो, रिएक्टेंट तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, लेकिन प्रोडक्ट रिएक्टेंट में वापस कन्वर्ट नहीं होता। नाम क्या है? इरिवर्सिबल, जो रिवर्स ना हो सके। तो वो रिएक्शन जिनमें रिएक्टेंट तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएं, लेकिन प्रोडक्ट उसी वक्त, बाद में नहीं, उसी वक्त रिएक्टेंट में वापस ना आ सके, ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? इरिवर्सिबल रिएक्शंस कहते हैं। ये बाद में हो सकता है, यानी कि हाँ, ये इसी बात को मेंशन कर दूं कि इरिवर्सिबल का मतलब पूरा समझना जरूरी है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ और उन्हीं शराइत पर प्रोडक्ट रिएक्टेंट में वापस नहीं आ सकता, तो हम कहेंगे इरिवर्सिबल। यानी अगर मैं कोई और कंडीशन दे दूं तो हो सकता है प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट में वापस आ जाए, लेकिन वो
यहाँ डेफिनेशन का पार्ट नहीं है। इरिवर्सिबल का मतलब क्या है कि एक जैसे हालात में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है लेकिन प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं हो रहा, ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, इरिवर्सिबल। और नाम से भी पता चल रहा है इरिवर्सिबल का मतलब क्या है कि रिएक्टेंट तो प्रोडक्ट में जा रहा है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में वापस नहीं आ रहा। जबकि रिवर्सिबल का नाम हमें क्या बताते हैं, रिवर्सिबल में क्या बताता है कि भाई रिएक्टेंट रिवर्सिबल, रिवर्स होने वाला रिएक्टेंट भी प्रोडक्ट में, देखो समझना, ये वो यूनिक रिएक्शंस हैं जिनमें रिएक्टेंट तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, ना सिर्फ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है बल्कि प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो सकता है। अभी लिखवाता हूँ डेफिनेशन, यानी बीच में यू टर्न भी ले सकता है जी, इमरान खान से काफी इनकी इंस्पिरेशन है, समझ रहे। तो इरिवर्सिबल रिवर्सिबल दोनों में वर्ड से ही पता चलता है। डेफिनेशन लिखते हैं, ये वाली वैरायटी आपने पढ़ी नहीं है, ये नई वैरायटी आ रही है, ठीक है, जिसके ऊपर हमने बात करनी है। तो दोज रिएक्शन, डेफिनेशन लिखेंगे बेटा, ऑनलाइन वालों डेफिनेशन लिखेंगे, दोज रिएक्शंस in which reactants can convert into products but product cannot convert back to reactants। और यहां एक वर्ड लिखना, मेंशन करना जरूरी है, साइमल्टेनियसली, जिससे ये वाजे हो जाए कि कन्वर्जन सेम कंडीशंस पर बात हो रही है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आज रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लिया और फिर कल कोई और कंडीशन देके प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में, उसी वक्त साइमल्टेनियस प्रोसेस अगर हो रहा है, नहीं हो रहा, तो हम इसे इरिवर्सिबल कहेंगे। बात समझ में आ रही है? हाँ भाई नजीर भाई, हाँ भाई माजीन। जबकि रिवर्सिबल क्या है, तो वहां पर डेफिनेशन बिल्कुल ही सादा सी है, दोज रिएक्शंस इन विच reactants can convert into products and products can also convert back to reactants simultaneously। हाँ भाई अब्दुल शकूर, कुछ बात कुछ पल्ले पड़ती है कि दो तरह की वैरायटी ऑफ रिएक्शंस की हम बात कर रहे हैं। एक में हम सिर्फ फॉरवर्ड में जाएंगे, वापस आने का कोई चांस नहीं है। एक में हम आगे भी जाएंगे, रिएक्टेंट भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा और प्रोडक्ट भी कुछ टाइम के बाद रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो सकेगा, उसी वक्त, उसी दौरान, उसी कंडीशन में, ठीक है। तो इनको हम कहते हैं इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल रिएक्शन। अबू बकर, बात समझ में आती है? ठीक है जी। अब अगली जो डिफरेंशिएशन, अच्छा इसमें 4 नंबर का डिफरेंस, 4 या 3 नंबर का डिफरेंशिएशन का सवाल भी एग्जाम में आपको मिलेगा, तो इसलिए जरा ध्यान में रखिएगा कि क्या क्या पॉइंट्स लिखेंगे। अगला पॉइंट क्या हो जाता है इसका कि बेटा ये जो रिएक्शंस हैं ये सिंगल हेडेड एरो से शो किए जाते हैं, ठीक है, सिंगल हेडेड एरो जो कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है। एंड जैसे कि आपने ऊपर अभी देखा भी कि जो रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं इनको हम डबल हेडेड एरो से शो करते हैं, जो शो कर रहा है कि ये दोनों डायरेक्शन में हो सकते हैं। अगला पॉइंट क्या है इनमें कंपैरिजन का कि ये सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करते हैं, जबकि ये जो हैं ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी प्रोसीड करते हैं एज वेल एज बैकवर्ड डायरेक्शन में भी प्रोसीड करते हैं। गर्मी हो रही है लेकिन अंधेरा हो जाएगा नहीं सर। फॉरवर्ड और बैकवर्ड गर्मी हो रही है लेकिन ठीक है, इस गर्मी को बर्दाश्त करें, मौसम ठीक नहीं है, फिर बीमार हो जाएगा। हाँ में सुबह से मैं 2-4 बीमार ऑलरेडी देख चुका हूँ, वही जो चौड़े हुए हैं ना, क्या गर्मी गर्मी और फिर पसीना आ जाए, ठीक है, मुझे भी लग रही है, मुझे तो आपसे ज्यादा पसीना आ रहा है, बट ठीक है।
ठीक है जी। डेफिनेशन में हमने क्या कहा कि भाई क्या होते हैं, रिप्रेजेंटेशन क्या है, एक की सिंगल हेडेड एरो से है, एक की डबल हेडेड एरो से है, और फिर क्या कहा, एक सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में होते हैं, एक बैकवर्ड। अब यहाँ बेटा डकेतन बहुत इंपॉर्टेंट बात होने लगी, आखिरी बात देखो, जो इरिवर्सिबल रिएक्शन है, नहीं नहीं बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, और आपको शायद वो थोड़ी ना अचंभे वाली लगेगी, थोड़ी सी अद्भुत लगेगी, थोड़ी सी डिफरेंट लगेगी, थोड़ी सी अनयूजुअल लगेगी। क्या कहा मैंने, अगली अगली आखिरी बात जो डिफरेंशिएशन में है वो क्या, कि बेटा जो इरिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं वहां पर हमें, हमारे पास क्या है, शुरू में रिएक्टेंट है, हमने रिएक्शन, इसकी बात कर रहा हूं, हमारे पास शुरू में क्या है, रिएक्टेंट है, हमने रिएक्शन स्टार्ट कराया, सारा रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में, रिएक्शन खत्म। ठीक है जी। लेकिन जरा यहां सोचे क्या हो, यहां पर हमने रिएक्टेंट था, रिएक्शन स्टार्ट कराया, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू हुआ, फिर दूसरी तरफ से प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना शुरू हो गया। एक तरफ से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, दूसरी तरफ से प्रोडक्ट रिएक्टेंट में, इधर से रिएक्टेंट प्रोडक्ट, उधर से प्रोडक्ट रिएक्टेंट। तो अगर आप इस चीज को सही से इमेजिन कर पा रहे हैं तो ना सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाएगा और ना सारा प्रोडक्ट रिएक्टेंट, समझ ला। और जब ऐसा हो रहा है कि ना, क्यों हो रहा है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा था, अभी प्रोडक्ट जब होना ही शुरू हुआ था, लेकिन प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट कर दिया। तो खुलासा क्या, ना रिएक्टेंट मुकम्मल तौर से खत्म होगा, ना प्रोडक्ट मुकम्मल तौर से खत्म होगा, यानी ये रिएक्शन कभी एंड ही नहीं होगा। इरिवर्सिबल रिवर्सिबल रिएक्शंस कभी एंड नहीं होते, दे नेवर प्रोसीड टू कंप्लीशन, एंड नहीं होते। अब ये बात सुनने में बड़ी अजीब लगती है, ये कौन से रिएक्शन एंड नहीं होते, लेकिन लॉजिकली सोचे ना कि भाई यहाँ पर रिएक्शन एंड कब होगा, जब किसी एक तरफ बात बढ़ जाए ना, जैसे इरिवर्सिबल रिएक्शन में सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, रिएक्शन खत्म हो गया। लेकिन रिवर्सिबल में क्या हो रहा है, एक तरफ से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में गया, प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में आ गया, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा रहा है, एक दूसरी तरफ से प्रोडक्ट रिएक्टेंट में आ रहा है। तो ना भाई साहब ये खत्म हो गया, वो खत्म हो गया, यानी हम अगला पॉइंट लिखते हैं कि ये रिएक्शन स्टार्ट होते हैं और फिर कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये रिएक्शन स्टार्ट तो हो जाते हैं, लेकिन वंस स्टार्ट हो जाए फिर कंप्लीट नहीं होते, चलते ही रहते हैं। एक साइकिल है ना, और साइकिल चलता ही रहता है। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो आखिरी पॉइंट लिखते हैं बच्चों, क्या आ गया, these reactions proceed to completion, these reactions never proceed to completion। ठीक है बेटा, ये एक बिल्कुल बेसिक कंपैरिजन हुआ। अच्छा जी, ये एक सवाल आया है कि एग्जाम्पल, जी हाँ बिल्कुल, एग्जाम्पल भरपूर तादाद में दी जाएंगी। ये यहां तक जब ये बात सुनते ना कि भाई वो रिवर्सिबल में खत्म नहीं हो रहा, फिर फौरन से आता है यार कोई ऐसी एग्जाम्पल है कि जो रिएक्शन खत्म नहीं हो रहा, तो मैं इस वक्त आपको एक ताजा एग्जांपल दे ही देता हूं, जो केमिस्ट्री की नहीं है, केमिस्ट्री वाली शायद आप रिलेट ना कर सकें फिलहाल के लिए, लेकिन एक एग्जांपल आप सारे रिलेट कर सकते हैं जिन्होंने साइंस पढ़ी है, एंड दैट इज द प्रोसेस इन प्लांट्स, जो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। ये दो टर्म्स आपने सुनी है, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन। प्लांट क्या करता है, आप अगर गौर किया हो कभी आपने, कि प्लांट फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बनाता है और फिर रेस्पिरेशन में उसी ग्लूकोज को तोड़ देता है। साइंस नहीं पढ़ी कभी? जनरल साइंस नहीं पढ़ी तुमने कभी? अच्छा, बस छोड़ दो फिर, बस प्लांट में एक प्रोसेस होता है। और क्या मैं समझ गई। फोटोसिंथेसिस का नाम सुना है? फोटोसिंथेसिस क्या होता है, आपने क्या पढ़ा है कि प्लांट क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करके क्या बनाता है, अपना खाना बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। और रेस्पिरेशन जो हमारे अंदर भी होती है, प्लांट में भी होती है, उसमें क्या होता है, वो ग्लूकोज ब्रेक करते हैं आप और एनर्जी बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर रिलीज कर देते हैं। तो बेसिकली अगर आप फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के प्रोसेस को साइड बाय साइड रखें तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस का नेचुरल एग्जांपल है, जो कि मुसलसल चलता रहता है। फोटोसिंथेसिस देखो, समझो, फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं, ग्लूकोज। और रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, उसी ग्लूकोज को वापस ब्रेक कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बना रहे हैं। तो ये एक नेचुरल रिवर्सिबल प्रोसेस का एग्जांपल है। समझ में आ रही बात? तो मेरे बच्चों, ये बेसिक कंपैरिजन हो गया रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन का। वन लास्ट टाइम, क्या होते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन? जिनमें रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होता। इनको रिप्रेजेंटेशन किससे होती है, इरिवर्सिबल की दो एरोस, रिवर्सिबल की डबल हेडेड एरो से और इरिवर्सिबल की सिंगल हेडेड एरो से। रिवर्सिबल जो है वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों में चलते हैं, इरिवर्सिबल सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलते हैं। और इरिवर्सिबल रिएक्शन कंप्लीट हो जाते हैं, लेकिन रिवर्सिबल रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होते। भाई यही बात पढ़ी, पहले भी पढ़ी हुई ना आपने, यहां तक मसला तो नहीं है? कुछ ऐसे ही कह रहे, ये बात समझ में आ गई बेटा आपको?
अब मेरे बच्चों इस चैप्टर में जो पहली टर्म आ रही है, जो इस चैप्टर में आप पहली दफा पढ़ेंगे, वो टर्म की हेडिंग बना लेते हैं, दैट इज केमिकल, बातें नहीं करो, केमिकल इक्विलिब्रियम। बेटा ये डेफिनेशन जो है ना, ये कॉन्सेप्ट है जो आप डेफिनेशन की फॉर्म में पढ़ेंगे, और ये आपको अच्छे से आना चाहिए। केमिकल इक्विलिब्रियम का वर्ड, अब आपने वैसे इक्विलिब्रियम फिजिक्स में पढ़ते हैं, पता नहीं पढ़ते नहीं है, जब भी कोई बात आती है ना फिजिक्स में पढ़ा है और फिजिक्स में नहीं पढ़ा, पता नहीं कहाँ पढ़ रहे हैं। वर्ड इक्विलिब्रियम सुना है तो अगर आपने केमिस्ट्री में तो सिर्फ यही आता है, इसके बाद नहीं आता, लेकिन फिजिक्स में असल में आप इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं, और मेरी फिजिक्स आप जितनी अच्छी तो नहीं है, लेकिन जितना मुझे आती है उसके हिसाब से हम क्या कहते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट पर जब सारी नेट फोर्सेस का सम जीरो हो जाता है तो वो इक्विलिब्रियम में होती है, ऐसे ही कुछ होता है, ठीक है। जब किसी ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्सेस का सम जीरो हो जाता है तो हम कहते हैं, ये नहीं कहते फोर्सेस लगनी नहीं, फोर्सेस लग रही है लेकिन क्या है, सम जीरो है, नेट इफेक्ट जीरो है, तो हम कहते हैं वो इक्विलिब्रियम में है। बिल्कुल इसी तरह से यहां भी कुछ होने वाला है। क्या होने वाला है, केमिकल इक्विलिब्रियम डिफाइन करने वाले हैं। बेटा समझते हैं बहुत आसान सी एग्जांपल से। मान लीजिए कि एक रिएक्शन हो रहा है, ए कन्वर्ट हो रहा है बी में, तो ए हमारा कौन है, रिएक्टेंट, और बी हमारा क्या है, प्रोडक्ट है। ए कन्वर्ट हो रहा है बी में, और ये रिएक्शन इमेजिन कर लीजिए कि बाय डिफॉल्ट रिवर्सिबल है। अच्छा एक बात और भी समझा दूं कि रिएक्शन रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल, ये हम डिसाइड नहीं करते, ये बाय डिफॉल्ट है वो रिएक्शन, बाय नेचुरली वो रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल होते हैं, हम डिसाइड नहीं करते, हम स्टडी करते हैं। तो समझना, तो मेरे बच्चे ये रिएक्शन मान लीजिए कि रिवर्सिबल रिएक्शन, अब अभी फिलहाल हमने इसे स्टार्ट नहीं किया है, तो जब हमने रिएक्शन स्टार्ट नहीं किया हुआ उस वक्त हमारे पास सिर्फ क्या होगा, रिएक्टेंट, क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ तो प्रोडक्ट होगा ही नहीं। तो इनिशियली याद रखिए, इसको इमेजिन करके चलना है भावेश, क्या कहा मैंने कि अभी मान लीजिए कि रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, तो हमारे पास सिर्फ क्या होगा, जोर से बोलो, सिर्फ क्या होगा, और प्रोडक्ट जीरो। याद रखें किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन की शुरुआत में सिर्फ रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट नहीं होता, प्रोडक्ट जीरो होता है। ये एमसीक्यू भी आता है कि इनिशियली एट इनिशियल लेवल फॉर एनी रिवर्सिबल रिएक्शन द अमाउंट और द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज एस्टिमेटेड टू बी, तो अब वो उसमें फिगर्स दिए हुए होते हैं, आंसर जीरो होता है। तो जीरो क्यों होता है, जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ, शुरू से प्रोडक्ट थोड़ी होगा, जब रिएक्शन स्टार्ट होगा तो प्रोडक्ट बनना शुरू होगा। जी ऑनलाइन वाले, रिएक्शन करवाना पड़ता है, फिर ये रुकता नहीं है। बेटा अभी हाँ, अभी वो समझ में आ जाएगा क्यों नहीं रुकता। बेटा ऑनलाइन में से कोई सवाल आ रहा है, किसी को कोई क्वेश्चन है? जी इंशरा, अरीशा, मनाइम, सारा, हेलो। नो सर। चलो आगे बढ़ो। तो बेटा क्या कहा मैंने, मान लीजिए कि अभी हमने रिएक्शन स्टार्ट नहीं किया, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मैक्सिमम है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जीरो है। अब हमने रिएक्शन स्टार्ट कर लिया, अभी हम पढ़कर आए हैं कि जब कंसंट्रेशन ज्यादा होती है तो स्पीड भी, अब मुझे आपका पार्टिसिपेशन चाहिए बेटा, कंसंट्रेशन ज्यादा होती है तो स्पीड भी, अभी रिएक्टेंट मैक्सिमम है, प्रोडक्ट कितना है, जीरो। जब मैं रिएक्शन स्टार्ट कराऊंगा, क्योंकि रिएक्टेंट मैक्सिमम क्वांटिटी में, तो तेजी से रिएक्ट करेगा, और जब तेजी से रिएक्ट करेगा तो प्रोडक्ट भी तेजी से बनेगा। तो यूं कहा जाएगा कि जब रिएक्शन में स्टार्ट करूंगा तो फॉरवर्ड रिएक्शन को कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत तेजी से होगा। रीजन क्या है, क्योंकि रिएक्टेंट इस वक्त मैक्सिमम क्वांटिटी में है, तो जब क्वांटिटी ज्यादा होती है तो कोलिजन भी ज्यादा, और जब कोलिजन ज्यादा होता है तो स्पीड भी ज्यादा। तो जब हम रिएक्शन स्टार्ट कराएंगे तो रिएक्टेंट तेजी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, इसे हम कहेंगे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी हाईएस्ट। जब रिएक्शन स्टार्ट होगा तो फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड मैक्सिमम होगी, ऐसा हो। यस सर। लेकिन अब अगला स्टेप देखें, इसको इमेजिन करें, इसको समझे कि मैं देख रहा हूं इसको। तो अब जब रिएक्टेंट तेजी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो रिएक्टेंट क्या होता जाएगा, कम, प्रोडक्ट क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो फॉरवर्ड रिएक्शन स्टार्ट तो मैक्सिमम होगा, लेकिन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्योंकि गिरती जा रही है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन यहां से स्टार्ट होगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड क्या होना शुरू हो जाएगी, कम होना शुरू हो जाएगा। लॉजिक समझ के चल रहे हैं। स्टार्ट मैक्सिमम से क्यों हुआ, क्योंकि रिएक्टेंट मैक्सिमम था, और रिएक्टेंट तेजी से किसमें कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में, इसलिए फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड भी नीचे आ जाएगी। इज दैट क्लियर। दूसरी तरफ का सिनेरियो क्या है, दूसरी तरफ का सिनेरियो ये है कि दूसरी तरफ प्रोडक्ट में तेजी से बिल्ड किया, जब रिएक्टेंट तेजी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ तो प्रोडक्ट क्या हुआ, बिल्डअप हुआ ना यहाँ पर। अब प्रोडक्ट बिल्डअप होता रहा और प्रोडक्ट अपनी वैल्यू तक पहुंचा, मैक्सिमम वैल्यू तक। उसके बाद चूंकि रिएक्शन रिवर्सिबल है तो प्रोडक्ट ने कहा अब मैं दिखाता हूँ अपना, प्रोडक्ट ने
किसमें कन्वर्ट होना शुरू कर दिया, रिएक्टेंट। और क्योंकि इस वक्त रिएक्टेंट कम है, प्रोडक्ट ज्यादा है, तो प्रोडक्ट तेजी से रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगा, यानी इसे हम कहेंगे रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन यहाँ पर बढ़ जाएगा। इमेजिन करने की बात है, शुरू जब किया तो फॉरवर्ड रिएक्शन सबसे तेज था, बैकवर्ड नहीं था, फिर आहिस्ता आहिस्ता फॉरवर्ड रिएक्शन क्या हुआ, नीचे आ गया। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट कम हो गया। दूसरी तरफ प्रोडक्ट बढ़ गया। जब प्रोडक्ट ने बैकवर्ड रिएक्शन स्टार्ट किया, क्योंकि प्रोडक्ट ज्यादा था उस वक्त, तो प्रोडक्ट का बैकवर्ड रिएक्शन तेज हुआ। जब बैकवर्ड रिएक्शन तेज हुआ तो प्रोडक्ट भी कम होना शुरू हुआ। प्रोडक्ट क्या होना शुरू हुआ, कम। और इधर से क्या बढ़ना शुरू हो गया, रिएक्टेंट। जब प्रोडक्ट रिएक्टेंट में जाएगा तो रिएक्टेंट बढ़ जाएगा ना भाई। पहले रिएक्टेंट ने प्रोडक्ट बनाया, रिएक्टेंट खुद कम हो गया, प्रोडक्ट को बढ़ा दिया। अब प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में जा रहा है तो प्रोडक्ट कम होगा और रिएक्टेंट यहां से बढ़ेगा। वहां से प्रोडक्ट कम हो रहा होगा, यहां से रिएक्टेंट। पहले फॉरवर्ड स्पीड ज्यादा थी, फिर फॉरवर्ड कम हो गई, फिर बैकवर्ड स्पीड ज्यादा थी, फिर बैकवर्ड स्पीड भी कम होने लगी। जब बैकवर्ड कम होने लगी तो यहां से फॉरवर्ड बढ़ने लगी। एक टाइम आएगा जब फॉरवर्ड स्पीड और बैकवर्ड स्पीड क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। जब फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड और बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड, यानी रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना और प्रोडक्ट का रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना इक्वल स्पीड से हो जाएगा, इस स्टेट को हम कहते हैं स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। क्या था, वन लास्ट टाइम, जब रिवर्सिबल रिएक्शन आप स्टार्ट कराते हैं तो इनिशियली सिर्फ रिएक्टेंट होता है, तो तेजी से वो किसमें कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट में। इसे हम कहते हैं कि भाई शुरू में हमेशा फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड ज्यादा होगी और वो तेजी से प्रोडक्ट बनाएगा। लेकिन एज द टाइम पासेस फॉरवर्ड रिएक्शन की जो स्पीड है वो क्या होना शुरू हो जाएगी, कम, क्योंकि रिएक्टेंट क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। दूसरी तरफ क्या बिल्डअप कर रहा है, प्रोडक्ट। तो आफ्टर बिल्डिंग एट अ मैक्सिमम लेवल, अब प्रोडक्ट रिएक्टेंट में वापस गिरना शुरू करेगा, यानी बैकवर्ड रिएक्शन स्टार्ट होगा। और अब बैकवर्ड रिएक्शन मैक्सिमम रेट से स्टार्ट होगा। जब बैकवर्ड रिएक्शन मैक्सिमम रेट से स्टार्ट होगा तो तेजी से रिएक्टेंट दोबारा बनेगा, तो इधर से फॉरवर्ड रिएक्शन ऊपर जाएगा, उधर से बैकवर्ड नीचे आएगा, और दोनों एक दूसरे को इक्वलाइज कर देंगे, बराबर हो जाएंगे। इस स्टेज को स्टेज ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम कहा जाता है। यानी अगर हम डिफाइन करें तो डेफिनेशन क्या है, ड्यूरिंग अ रिवर्सिबल रिएक्शन। ये इरिवर्सिबल में तो नहीं हो सकता ना भाई, इरिवर्सिबल में हो सकता है क्या, जोर से बोलो, इरिवर्सिबल में हो सकता है क्या, नहीं। तो ड्यूरिंग रिवर्सिबल रिएक्शन व्हेन स्पीड ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू स्पीड ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, कि रिवर्सिबल रिएक्शन के दौरान जब ऐसा मौका आए, ऐसा स्टेज आए जब फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड और बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड क्या हो जाए, यानी जिस स्पीड से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है उसी स्पीड से प्रोडक्ट भी रिएक्टर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए, तो इस स्टेज को स्टेज ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। बात समझ में आ गई, डेफिनेशन सर एक चीज बोलो बेटा। सर, ये एक पॉइंट पे जाके प्रोडक्ट रिएक्टिव में बनना शुरू करेगा या तो फिर फौरन से जैसे नहीं, एक पॉइंट पे जा, एक पॉइंट, और दूसरा बीच में अचानक से बनना शुरू हो जाएगा। नहीं, एक बार बनना शुरू हो जाएगा फिर कंटिन्यू करेगा। और सर एक और चीज कि जब बैकवर्ड होता है तो इसकी स्पीड शुरू में आहिस्ता होगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता भी होगी, या डायरेक्ट तेज से शुरू होगी ना, क्योंकि प्रोडक्ट मैक्सिमम बन चुका है अब तक। क्योंकि प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो स्पीड डिपेंड करती है ना कॉन्सेंट्रेशन में, भी पढ़ के आ रहे हैं। जब कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है स्पीड भी ज्यादा होती है, जब कॉन्सेंट्रेशन कम होती है स्पीड भी कम हो जाती है। यानी भाई रिएक्टेंट ऐसे ही होती रहेगी स्पीड बार-बार। नहीं, यूं क्यों होती रहेगी भाई, पहले रिएक्टेंट ज्यादा था तो रिएक्टेंट तेजी से कन्वर्ट हुआ, रिएक्टेंट की स्पीड ज्यादा, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड ज्यादा थी। लेकिन फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड ज्यादा थी, क्यों ज्यादा थी, कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा थी। जब फॉरवर्ड रिएक्शन हुआ और रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ तो रिएक्टेंट कम हो गया ना। जब रिएक्टेंट आहिस्ता आहिस्ता कम हुआ तो फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड गिर गई। इस सबसे पहले क्या हुआ था, ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बनना शुरू हुआ। जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा रहा है तो रिएक्टेंट बढ़ रहा है या कम हो रहा है, रिएक्टेंट कम हो रहा है। तो जब रिएक्टेंट कम हो रहा है तो इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या हो रही है, कम। जब कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है तो स्पीड ऑफ कन्वर्जन भी क्या होती जाएगी, कम। तो इसीलिए हमने कहा कि स्टार्ट तो मैक्सिमम से करेगा लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगा। तो दूसरी तरफ क्या हो रहा है, प्रोडक्ट बढ़ रहा है, प्रोडक्ट बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते एक सर्टेन लेवल पे पहुंचा, अब प्रोडक्ट मैक्सिमम है। अब जब प्रोडक्ट स्टार्ट होना शुरू करेगा कन्वर्जन, तो बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड ज्यादा। लेकिन जब प्रोडक्ट तेजी से कन्वर्ट होगा तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, कम। जब कम होगा तो बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड भी। उधर दूसरी तरफ क्या दोबारा से फॉर्म हुआ, रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट की स्पीड पहले से क्या हो जाएगी, पहले बिल्कुल ही नीचे चली गई थी ना, लेकिन उधर से बढ़ेगी, इधर से कम होगी, बराबर हो जाएगा। ठीक है, डेफिनेशन लिखिए बेटा। इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन, when
rate of forward reaction becomes equal to rate of backward reaction, the state is called chemical equilibrium. The state is called, मजा समझ में आ गई बात? हाँ भाई, ऑनलाइन वाले बच्चों, अब्दुल्ला, इंशरा, मनाइम, मुनीजा, सारा, जब स्पीड ऑफ फॉरवर्ड और स्पीड ऑफ बैकवर्ड, माजिन क्लियर है बात कि रिवर्सिबल रिएक्शन में जब फॉरवर्ड और बैकवर्ड कन्वर्जन रेट क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे बेटा, केमिकल इक्विलिब्रियम। अब 2 मिनट के लिए जरा रियल टाइम सिनेरियो में सोचो कि इसका फायदा है या नुकसान। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होने लगी है क्योंकि इसी से मेन टॉपिक लिंक्ड होता है। जब हम रिवर्सिबल, देखो जब हम इरिवर्सिबल रिएक्शन की बात करते हैं, लिसन वेरी केयरफुली, दिस इज इंपॉर्टेंट एंड आई नीड योर इनपुट क्योंकि कॉमन सेंस इन्वॉल्व है इसमें। जब हम नॉर्मल इरिवर्सिबल रिएक्शन की बात करते हैं, मेरे पास रिएक्टेंट होता है, सारा रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट हो जाता है, प्रोडक्ट में, तो मुझे मैक्सिमम प्रोडक्ट मिलता है। क्या मिलता है? लेकिन रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या हो रहा है कि रिएक्टेंट को मैं कन्वर्ट कराना चाह रहा हूं किसमें, प्रोडक्ट में, लेकिन प्रोडक्ट वापस आना शुरू कर देता है। तो ये फायदेमंद बात है या नुकसानदेह बात है? तो यूजुअली बच्चों को लगता है अच्छा ये यूनिक वैरायटी आ गई, प्रैक्टिकल लाइफ में इसका नुकसान है, केमिस्ट्री की दुनिया में इसका फायदा नहीं है, इसका क्या है, नुकसान। क्योंकि अगर मान लीजिए आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, अभी हाँ वही एग्जांपल आ गई ना, अभी तुम लोगों की खिंचाई करने का टाइम है। आप मान लीजिए आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और आपकी किसी चीज की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है जिसमें आप केमिकल रिएक्शन से एक प्रोडक्ट बनाते हैं और उस प्रोडक्ट को मार्केट में बेचते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि एग्जांपल ले लेते हैं, आपकी बुक की एग्जांपल है अमोनिया। अमोनिया गैस एक बहुत यूजफुल गैस है जो बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, इन सब को बनाने में इस्तेमाल होती है। तो नूर साहब की अमोनिया बनाने की इंडस्ट्री थी और वो अरबों छाप रहे थे। आपने देखा यार ये बंदा सही पैसे छाप रहा है, मार्केट को सारा कैप्चर किया हुआ है, इतना सिंपल, हवा से नाइट्रोजन लेता है, पेट्रोल से हाइड्रोजन लेता है, अमोनिया बनाई जा रहा है, बेचे जा रहा है, अरबों-पति बना हुआ है, कभी मालदीव का टूर कर रहा है, कभी कहां जा रहा है, कभी जनाब यूरोप के टूर पे जा रहा है। तो आपको इंस्पिरेशन नहीं मिली, आपको जलन हुई, समझ में हो मसला क्या हुई? तुम्हें जलन और कुकड़ी, तुम्हें क्या हुई? जलन हुई, हसद हुआ कि यार ये बंदा ऐसा कामयाब कैसे हो रहा है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम भी कर लेंगे। तो आपने क्या सोचा कि यार हम भी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिलाकर अमोनिया, इसमें क्या बड़ी बात है, हम भी अमोनिया बना लेंगे। तो आपने क्या किया, इनकी शिकारपुर में जो जमीनें है ना, इनके अब्बा ने जो जमा पूंजी जमा की, सब ने खामोशी से बेची, घर वालों को बगैर बताए। और इतना, यानी अमोनिया कैसे बनती है समझना, बड़ी फनी बात है, लेकिन इससे याद रहेगा कि हम पढ़ने क्या वाले हैं कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को जब हम मिलाते हैं ना तो अमोनिया बनती है, बाय डिफॉल्ट इट्स अ रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। तो अब समझना कि नूर साहब की इंडस्ट्रियां लगी हुई थी और अरबों आ रहा था भाई, अरबों आ रहा था और फुल अय्याशी थी, लेकिन गरीब की सोच समझ में आई ना, अरबों में जो कहा बिलियन ट्रिलियन डॉलर चले गए हैं, अरबों रुपए में ही ये बच्ची भाई इंडस्ट्रियलिस्ट है ना यार, इंडस्ट्री लगाई है तो दायरा है, अरबों तो लगाने में लगाए होंगे, बाहर एग्जाम्पल फन के लिए तो रियलिटी में चली जाओगी। तो अब समझना बच्चे, ओ भाई मिमट, तो जनाब इंडस्ट्री लगी थी, आपने इंस्पायर नहीं हुए, आप सर के पास नहीं आए कांग्रेचुलेट, आप जल गए जैसे दुनिया जल गई। आपने कहा यार ये बंदा साले को, अभी देखो अभी मार्केट में इसका कॉम्पिटिटर बंदे उतरते हैं, आप सब ने अपना अपना पैसा कंबाइन किया, एक जगह जमा किया और मीटिंग बुलाई कि अब हम भी जो है ना वो इनके कॉम्पिटिटर की हैसियत से मार्केट में लॉन्च करेंगे और हम इनसे सस्ती अमोनिया बना कर देंगे। और सारी कैलकुलेशन कर ली कि नाइट्रोजन कितने की आएगी, हाइड्रोजन कितने की आएगी, कंटेनर कैसे लगाएंगे, सब कुछ प्लान कर लिया। 1000 टन नाइट्रोजन ले ली है, 3000 टन हाइड्रोजन की जुगाड़ कर ली, सबने अपने अपने पैसे चुरा उड़ा के घर वालों के है, और कैलकुलेशन कर ली। अब ये थोड़ा केमिस्ट्री का चीता था तो जनाब इसने कैलकुलेशन कर ली मोल का कॉन्सेप्ट लगाकर कि यार 1000 ये हो, 3000 ये हो, तो अमोनिया कम से कम कितनी बनेगी।
तो कम से कम जितनी बनेगी उन्होंने कैलकुलेट किया, मार्केट में नूर साहब जो रेट दे रहे थे उससे 2 रुपए कम का रेट रखा कि भाई मार्केट वाले नूर साहब से ना लें, आपसे ले लें, और जो कैलकुलेशन का फिगर आया उससे पता चला कि इतना प्रॉफिट हो जाएगा एक ही झटके में कि इनका आईफोन 13 आ जाएगा तो 14 आ जाएगा, इनका जनाब यानी मदरसा इसकी तामीर मुकम्मल हो जाएगी, ये जनाब यानी मियामी बीच पर हॉलीडे स्पेंड कर सकेंगे, ये अपना जो है ना बहरिया टाउन में एक और प्लॉट खरीद डालेंगे। तो सबके मजे आ गए, सारे आंखों में ख्वाब सजाकर आपने अब आपने इंडस्ट्री लगा ली और आपके सामने, समझना जरा, बिल्कुल इमेजिन करो, मतलब मजा आ जाएगा। आपके सामने कंटेनर है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का, और एक तीसरा कंटेनर है जिसमें नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाएंगी, अमोनिया। अच्छा, अमोनिया जो गैस है ना, इसके व्हाइट फ्यूम्स होते हैं, तो ये बनती हुई दिखेगी, व्हाइट व्हाइट से फ्यूम्स दिखेंगे। तो अब आप सारों के दिल धक 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 धक, इसको अपना मदरसा नजर आ रहा है, इसको जनाब यानी कैंट में एक बड़ा प्लॉट नजर आ रहा है जी, आपको आईफोन 14 है, इसको शिकारपुर में एक और जनाब खरीदेगी जमीन, खरीदी क्या हथियारी नहीं है, ये ऑडी का नया मॉडल है, सबकी अपनी कैलकुलेशन होने वाले बहुत हमाया, ये मियामी में इमेजिन कर रहे हैं, ये इमेजिन कर रहे हैं कि मैं सलमान ले रहा हूँ, इतनी फीलिंग आ रही है। क्यों? क्योंकि आपने देखा 99 को मिलाया, अमोनिया के फ्यूम्स बनना शुरू हो गए। अब जैसी अमोनिया बनना शुरू हुई, आपको नूर साहब का जवाल नजर आ रहा है और अपना उलूज नजर आ रहा है कि जनाब आदि ये बनी, ये बनी। अब अमोनिया बनना शुरू हुई, 400-500 टन बनी, 800 टन बनी, 900, 1000 टन बनी, 1200 टन बनी। आप कैलकुलेट करके बैठे थे यार, चलो 4000 नहीं तो 3000-3500 टन तो बनेगी बनेगी। अब 1200-1300 टन तक पहुंची, व्हाइट फ्यूम्स बनते जा रहे थे, आप खुश होते जा रहे थे। अभी आपकी ख्वाहिशात अपनी एक्सट्रीम पर पहुंच ही रही थी कि आपने देखा यार वो व्हाइट फ्यूम्स जो बन रहे थे वो गायब होने शुरू हो गए, वो जो अमोनिया के व्हाइट ट्यूब्स बन रहे थे वो गायब होने शुरू हो गए। क्यों? केमिस्ट्री पड़ी थी। आपको ये तो पता था वो सब बहुत जमाने हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता था कि ये रिएक्शन बाय डिफॉल्ट कैसा रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। क्या रिएक्शन है? रिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या प्रॉब्लम हुआ, समझ करो, बिल्कुल ही रिमॉल्व हो गया। रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या प्रॉब्लम सामना करना पड़ेगा आपको कि जब आप प्रोडक्ट की एक यील्ड हासिल करना चाह रहे हो, प्रोडक्ट बेटा क्या कर रहे हो, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मुझसे बात कर रहे हो, प्रोडक्ट की एक यील्ड हासिल करना चाह रहे हैं। अब यहाँ एग्जांपल अपने ऊपर भी अप्लाई करो, समझो कि इंडस्ट्रियल लेवल पे ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, छोटा मोटा प्रॉब्लम नहीं है कि भाई आप अगर कोई भी प्रोडक्ट तैयार करते हो और उसमें कोई भी स्टेज रिवर्सिबल है, उसमें आपका कसूर तो नहीं है, लेकिन होगा क्या कि उस रिवर्सिबल स्टेप में कभी भी प्रोडक्ट सारा रिएक्टिव प्रोडक्ट में कन्वर्ट, ये हमने कहा रिएक्टिव सारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता, बल्कि रिवर्सिबल होने की वजह से क्या आ जाता है। तो क्या होगा कि अगर आप इरिवर्सिबल की बात करते हैं तो रिएक्टेंट सारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, आपको मैक्सिमम प्रोडक्ट मिलता है और आप उसे बेच के फायदा हासिल करते हो। लेकिन रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या है कि आपको मैक्सिमम प्रोडक्ट मिलेगा ही नहीं, बल्कि बहुत सारे ऐसे रिएक्शन है जिसमें आधा प्रोडक्ट भी नहीं मिलता। यानी अगर मैं सही बात करूं तो इस प्रोसेस की जो यील्ड होती है ना, वो 48% होती है। 48% का मतलब क्या है कि जितना हम रिएक्टेंट लगाएंगे उसका आधा भी प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, उससे पहले इक्विलिब्रियम आ जाएगा। समझ रहे हो बात को? तो अब अल्लाह के बंदों, ये बहुत बड़ा मसला है। क्यों? क्योंकि आपका कसूर तो नहीं है, रिवर्सिबल रिएक्शन कोई रिवर्सिबल है, इसमें आपने तो कुछ नहीं किया, लेकिन रिवर्सिबल रिएक्शन में प्रोडक्ट की यील्ड बहुत ही कम हो जाती है। और अगर हम कोई भी इंडस्ट्रियल प्रोसेस में रिवर्सिबल रिएक्शन में फंस गए तो इसका मतलब है हम जितना भी हमने रिएक्टेंट लेकर आए थे वो सारा हमारा कभी भी प्रोडक्ट में पूरा कन्वर्ट नहीं हो सकेगा। आप समझे नहीं समझे? वेरी गुड, इसने कहानी में वाकई सही सवाल उठाया कि भाई बोले ये दूसरे कंटेनर में या तो इसकी कंडीशन भी बदल जाए, जब हमारे पास थोड़ा सा जमा होता है सामान, उसकी कंडीशन अभी तो बेटा आप कंडीशन नहीं बदल रहे, अभी तो आप जो देख रहे थे वो मैंने बताया कि क्या हुआ आपके साथ। अब आप अब वो वाली बात से लिंक करें जो मैंने पूछी कि भाई सवाल ये है कि आपने सबने मिलकर दिमाग लगाया और अमोनिया बनते बनते जनाबे वाली ब्रेक होना शुरू हो गई, तो अब नूर साहब कैसे बना बना के बेच रहे हैं। तो अब आपने फौरन अल्लाह से तौबा बिल्लाह की कि हाँ, अब कहा यार इस बंदे से जाके पूछते हैं कि ये क्या कर रहा है, इसके पास कौन सा जादू मंत्र है। तो जनाब जब आप मेरे पास आए यार हमने अमोनिया बनाई और हमारी तो ये टाइटर फिश हो गई, ये आपके तो बड़े चक्कर सुने कि धबाधब बना रहे। तो मैंने कहा बेटा इसका आंसर क्या है, पहले आ जाते ना, इसका आंसर है ली शैटलर प्रिंसिपल। क्या आंसर है? ये क्योंकि नूर साहब ने केमिस्ट्री थोड़ी सी पढ़ी थी तो नूर साहब को पता था कि ली शैटलर प्रिंसिपल एक
कानून है, इसका नाम तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन बगैर नाम बताए रूल पढ़ा दूं ये उसकी तौहीन है ना, कि उसका फायदा बता दे, नाम ना लगाए। तो बेसिकली क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन में एक बहुत बड़ा मसला है, इस मसले का सोल्यूशन किसने दिया? ली शैटलर ने, कि भाई इतना बड़ा मसला है, इसको साथ लेकर नहीं चल सकते, हमें इंडस्ट्रियल लेवल पे प्रोडक्ट की यील्ड को हमेशा क्या करना है? ज्यादा हासिल करना है। तो वो ऐसे तो हासिल नहीं होगी, कैसे हासिल होगी? बाय अप्लाइंग दिस प्रिंसिपल। अगर हम रिवर्सिबल रिएक्शन पर ये कानून अप्लाई करके उसे कराएंगे तो हमें प्रोडक्ट की यील्ड ज्यादा से ज्यादा हासिल हो जाएगी। क्योंकि नूर भाई को ये रूल पता था, तो वो अपने पास उन कंडीशंस को फॉलो कर रहे हैं जो आपने नहीं की। अब ये रूल क्या था, इसके बारे में इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। अल्लाह। सर वैसे कितना पैसा मिलता होगा